क्रॉस एल्डोल में एक ही चीज बताने के लिए मैंने उस समय जो है स्किप कर दिया था। व्हेन क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, आप जहां लिख रहे हैं वहीं लिख लीजिए, उसी कंटिन्यूएशन में लिख लीजिए। डिवोट वन फुल पेज विद एक्सेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ये वाला नहीं किया था ना, क्रॉस एल्डोल विद एक्सेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। देखो मान लो हमने CH3CHO ग्रुप लिया और इसको फॉर्मेल्डिहाइड के एक्सेस में ट्रीट कर रहे हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का एक्सेस ले लिया है OH माइनस के साथ, हीटिंग नहीं कर रहे, तो बोलो यहां कार्बेनायन बनेगा? क्यों? यहां कार्बेनायन बनेगा और अटैक हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड पर अटैक हो जाएगा ऐसे। तो कार्बेनायन बनने की वजह से यहां CH2 हो जाएगा, और जब फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक हो जाएगा तो ये CH2O माइनस बन जाएगा। लेकिन अभी भी इसके पास एक अल्फा H है, 2 अल्फा H है इनफैक्ट, तो ये फिर से फॉर्मेल्डिहाइड और OH माइनस के एक्सेस में फिर से वही होगा, कार्बेनायन बनेगा, इस पर अटैक होगा, तो एक CH2OH और आ जाएगा। क्यों? एक CH2OH और आ जाएगा। अभी भी इसके पास एक अल्फा H है, तो अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड और OH माइनस ले लें तो ये वाला अल्फा H भी निकल जाएगा, और इनफैक्ट सारे अल्फा H CH2O माइनस ग्रुप से रिप्लेस हो गए। और अगर हमने इसको एसिडिफाई कर दिया या H2O दे दिया तो ये CH2OH और CH2OH बन जाएगा। यानी कि जब भी कभी हम किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेल्डिहाइड के एक्सेस में क्रॉस एल्डोल करवाएंगे तो सारे अल्फा H CH2OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है ना? ऑल अल्फा H आर रिप्लेस्ड बाय CH2OH ग्रुप, CH2OH ग्रुप। ठीक है ना? दिस इज क्रॉस एल्डोल विद एक्सेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। केवल फॉर्मेल्डिहाइड के एक्सेस में ही हो सकता है? हाँ, फॉर्मेल्डिहाइड के एक्सेस में ही तो CH2OH बनेगा, कोई और दूसरा होगा तो CH2OH नहीं होगा। लेकिन वो दूसरा वाला जो है वो अल्फा H नहीं रखना चाहिए, जो भी एल्डिहाइड हो अल्फा H ना रखे, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड की प्रेजेंस में ही खास तौर पर रिएक्शन होती है। अगर मैं एग्जांपल लिखवा दूं यहां पर तो आप बता दें जरा, बताओ आपको क्या करना है? CH2O और OH माइनस की प्रेजेंस में इसकी एक्सेस में अगर रिएक्शन करवाई जाए तो आपको केवल अल्फा H हटाकर उसकी जगह क्या लिखना है बोलो? CH2OH, यही ना? सारे अल्फा H हटाकर उसकी जगह पर CH2OH लिखना है। जल्दी जल्दी कर दो। एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। क्वेश्चन ये है कि स्टार्टिंग मटेरियल दिया हुआ नहीं है। लेट स्टार्टिंग मटेरियल बी ए कीटोन whose structure is not known. Under similar conditions, it gives this kind of compound. To find the structure of starting material. Structure क्या होगा इसका? मतलब वहाँ पे 2S और M मिले जाएगा। करके बताना, इसमें बता दो। CH2OH, CH2OH,
और CHO ना, इसमें क्या होगा बोलो? CH2OH, 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 यही ना? इसमें बोलो इसमें बोलो इसका स्ट्रक्चर क्या बताया था? 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, यही ना? यही ना? नोट करो। वो जो एल्डोल कैनिजारो किया ना, उसको उस बॉक्स बना देना, वो कंटिन्यूएशन में नहीं था, पिछली रिएक्शन का एक हिस्सा था। क्रॉस कैनिजारो जो है वो एक, अब मैंने आपको पहले बताया था कि कैनिजारो रिएक्शन जो है वो एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है। और सेल्फ कैनिजारो तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी है, लेकिन क्रॉस कैनिजारो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है। इसमें दो ऐसे एल्डिहाइड्स मिलते हैं जिनमें अल्फा एच ना हो। आपको पता है कि कैनिजारो एक एल्डिहाइड की ही रिएक्शन है, कीटोन ऐसी रिएक्शंस नहीं करते, और ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जो अल्फा एच रखते हैं वो भी कैनिजारो रिएक्शन नहीं करते। कैनिजारो रिएक्शन इज शोन बाय दोज एल्डिहाइड्स ओनली विच आर नॉट हैविंग अल्फा एच, ठीक है ना? कैनिजारो रिएक्शन इज ए डिफिकल्ट रिएक्शन एंड रेट ऑफ एल्डोल इज फास्टर देन रेट ऑफ कैनिजारो, ठीक है? तो जरा दो ऐसे एल्डिहाइड ले लें, HCHO और PHCHO, ठीक है ना? अगर हमने वही कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई तो HCHO ऑक्सीडाइज होता है। जब भी कभी फॉर्मल्डिहाइड और किसी दूसरे बिना अल्फा एच वाले एल्डिहाइड के बीच में क्रॉस कैनिजारो होती है तो फॉर्मल्डिहाइड प्रीफरेबली ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा वाला जो एल्डिहाइड है वो प्रीफरेबली रिड्यूस होता है, ठीक है ना? फॉर्मल्डिहाइड प्रीफरेबली ऑक्सीडाइज्ड, मतलब वाई? रीजन क्या है भाई? रीजन इसमें पहला ये है, लिखो। मैंने आपको मैकेनिज्म के समय बताया था, एक बार याद है क्या? मैंने कैनिजारो के मैकेनिज्म के समय बताया था कि पहले स्टेप में OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करता है। फॉर्मल्डिहाइड इज द ओनली एल्डिहाइड विच इज लीस्ट क्राउडेड। व्हाट डू यू से, यस और नो? And formaldehyde is the only aldehyde which is having 2 aldehydic H. क्यों? So nucleophilic attack on formaldehyde will be preferred because of less crowding, and at the same time hydride transfer for formaldehyde is easy as it is having 2 aldehydic hydrogens which other aldehydes are not having. Do you get my point? तो दो वजहों से फॉर्मल्डिहाइड और दूसरे एल्डिहाइड के बीच में जब क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होती है तो दो कारणों से फॉर्मल्डिहाइड ही खास तौर पर ऑक्सीडाइज हो जाता है। पहला कारण क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, इसलिए पहला न्यूक्लियोफिलिक अटैक उस पर प्रीफरेबली हो जाता है, और जिस मॉलिक्यूल पर पहली बार अटैक होता है वही अल्टीमेटली ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है ना? और दूसरा कारण क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड एकमात्र ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास 2 एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन्स हैं, सो हाइड्राइड ट्रांसफर इज इजी फॉर फॉर्मल्डिहाइड। तो नोट करो, पहला रीजन क्या लिखा आपने? पहला रीजन लिखो, nucleophilic attack is preferred on formaldehyde. Nucleophilic attack is preferred on formaldehyde as there is no steric hindrance. Nucleophilic attack is preferred on formaldehyde as there is no steric hindrance. दूसरा पॉइंट लिख लो, इट हैज 2 एल्डिहाइडिक H. It has 2 aldehydic H, so hydride transfer is easy for formaldehyde. ठीक है ना? So इन दो रीजंस की वजह से फॉर्मल्डिहाइड प्रीफरेबली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है? इट हैज 2 aldehydic H, so what you call hydride transfer is easy for it. अंडरस्टूड? तो जब भी कभी फॉर्मल्डिहाइड और दूसरे किसी एल्डिहाइड के बीच में क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन हो रही होगी तो कौन खास तौर पर ऑक्सीडाइज होगा? फॉर्मल्डिहाइड।
ठीक है, चलो एग्जाम्पल्स करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड और ये ले लेते हैं CMe3CHO। क्यों? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ क्रॉस कैनिजारो कर रहे हैं। इसमें सेल्फ कैनिजारो भी हो रही होगी। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। क्यों? बताओ कौन ऑक्सीडाइज होगा भाई? ये ऑक्सीडाइज होगा और ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना? अगर फॉर्मेल्डिहाइड ना होता तो मान लो बेंजल्डिहाइड है, एक नाइट्रो पैरा पर नाइट्रो लगा हुआ है, एक में नहीं लगा हुआ है, दोनों बिना अल्फा एच वाले हैं और क्रॉस कैनिजारो करवाना चाहता हूं मैं। मान लो रिएक्शन जो है वो क्रॉस कैनिजारो है, तो कौन प्रीफरेबली ऑक्सीडाइज होगा और क्या कारण होगा? NO2 वाला। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज उस पर ज्यादा है, तो पहला अटैक उसी पर प्रीफर्ड होगा। और जिस पर OH माइनस पहली बार एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अल्टीमेटली वही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा बात समझ में आ रही है? नोट करो। एक एग्जांपल लेता हूं, CH3CHO और हमने फॉर्मेल्डिहाइड और OH माइनस के एक्सेस में रिएक्शन करवाई। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन हो रही है। क्यों? अभी अभी हमने सीखा है ये। पहली बार में क्या होगा बोलो? एक CH2OH आ जाएगा। क्यों? फिर दूसरी बार में फिर क्रॉस एल्डोल होगी। क्या? कितनी बार एल्डोल रिएक्शन होगी? 3 बार एल्डोल रिएक्शन होगी। तो बारी बारी से सारे अल्फा एच CH2OH से रिप्लेस होते जाएंगे। क्यों? एक बार फिर से यही रिएक्शन। तो हमने देखा कि सारे अल्फा एच CH2OH से रिप्लेस हो गए। लेकिन क्या ये रिएक्शन यहां पर रुकेगी? क्योंकि अभी भी फॉर्मेल्डिहाइड है हमारे पास और बेस है। तो क्या अब यहां क्रॉस एल्डोल का स्कोप नहीं है? क्रॉस कैनिजारो का स्कोप नहीं है ना? अगर क्रॉस कैनिजारो होती है तो ऑक्सीडाइज कौन होगा और रिड्यूस कौन होगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड और रिड्यूस कौन हो जाएगा? तो फॉर्मेल्डिहाइड अगर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो HCOO माइनस बन जाएगा और ये रिड्यूस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ? वो जो CHO है वो CH2OH बन जाएगा। 3 CH2OH पहले से ही थे, एक CH2OH और आ जाएगा। इसको ना ऐसे भी लिखा जाता है। ऐसे जेई ने ये सवाल पूछा एक बार। जेई ने क्या किया ना, इसने ये लिख के डायरेक्ट ये लिख दिया, फिर बोला कि इस प्रोसेस में कितनी बार एल्डोल हुई है? 1 2 3 1 2 3 4 4 आंसर थे। 3 बार एल्डोल हुई है। ये क्वेश्चन है। ठीक है। मॉलिक्यूलर कैनिजारो, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। जैसा कि नाम से क्लियर है, 2 CHO ग्रुप होंगे, एक ही कंपाउंड में होंगे, अल्फा एच नहीं होगा तो आपस में। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है ग्लाइऑक्सल। इसको अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ ट्रीट करें तो एक ग्रुप उसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरा ग्रुप रिड्यूस हो जाता है। ठीक है ना? मैकेनिज्म देख लो। मैकेनिज्म देख लो। OH माइनस है, पहले अटैक करेगा। क्यों? पहले अटैक करेगा
ठीक है, फिर जब ये वापस आएगा तो क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी और ये हो जाएगा इधर। तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH और ये बन जाएगा CH2O माइनस। फिर H प्लस भी ट्रांसफर हो जाएगा कि नहीं, एसिडिक सेंटर का H प्लस बेसिक सेंटर को मिल जाएगा। तो C डबल बॉन्ड O माइनस और CH2OH, ठीक है ना। इट इज इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। बताना, अगर हमने CDO ऐसे लिया, ड्यूट्रोग्लाइऑक्सल है ये, ड्यूट्रोग्लाइऑक्सल, और बताओ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से रिएक्शन करवा रहा हूं इंट्राकैनिजारो, बोलो क्या होगा, COO माइनस और CD2OH, ठीक है ना। जल्दी जल्दी करते जाओ। यहां पर लिया है कॉन्सेंट्रेटेड NaOD, क्या हो जाएगा बोलो, COO माइनस OD, ठीक है ना। अगर CHO और CDO ले ले तो कौन सा ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा, हाँ, H माइनस ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो CHO वाला ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहाँ एक H, यहाँ D, देख लो, समझ में आ रहा है ना। CHO बताना, एक ऑक्सीडाइज होगा एक रिड्यूस हो जाएगा, इसमें तो कोई ट्रिक है ही नहीं। अच्छा, अगर मान लो, अच्छा इसको ले लेते हैं, रुको, CHO ले लिया और CH2CHO ले लिया, एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा एक रिड्यूस हो जाएगा। इसमें प्लस चार्ज ज्यादा होगा ना, इसमें प्लस रेजोनेंस में जाएगा, क्यों, प्लस चार्ज इस पे एलिफेटिक में ज्यादा होगा। तो मान लो ये ऑक्सीडाइज हो जाए और ये हो जाए CH2OH ना, और मान लो हमने इसको एसिडिफाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, CH2OH और CH2COOH। अब अगर इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे दें तो एस्टर बन जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में एस्टरिफिकेशन पॉसिबल है, तभी जब ये एस्टर बन जाएगा तो क्या होगा ना। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि C डबल बॉन्ड O किधर रहना चाहिए, क्यों, तो C डबल बॉन्ड O इस वाले ग्रुप से जाएगा, ठीक है, नोट करो। I made mistake, please correct it. It is CMe2. अब तो ठीक है, please correct. It will not be CH2, it is CMe2. तो अब तो CH2OH बन गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो CHO है वो हाँ, ये गलती हो गई क्या, यहां पर वो है, एक कार्बन है और वो है। एस्टर में तो, साइक्लिक एस्टर में तो वो रहेगा ही। इसको ऐसे कर लो, 6 मेंबर रिंग बना लो। देखो, कार्बन कार्बन, ये ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, क्यों, 6 मेंबर रिंग इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, ऐसे। और यहां पर 2 Me लगे हुआ और ये बेंजीन रिंग है। यहां पर Me ले लेता हूं, यहां पर PH और PH ले लेता हूं, ये डबल बॉन्ड कर देता हूं, यहां पे CHO ले लिया। बताओ, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ इंट्राकैनिजारो कर रहे हैं। एक ऑक्सीडाइज होगा एक, और बाद में अगर इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट कर दें तो
एस्टर बन जाएगा यहाँ, क्यों? तो ये 5 मेंबर रिंग जैसे है वैसे रह जाएगी, इधर वाले ग्रुप्स तो डिस्टर्ब नहीं हो रहे ना, क्यों बेटे? बस यहां पर एक जगह पर ऑक्सीजन आ जाएगा ऐसे, मतलब साइक्लिक एस्टर बन जाएगा ना। मान लो हमने यहां CHO लिया और यहां CHO लिया, ठीक है, और एक NO2 भी ले रखा है। अब की बार अगर कैनिजारो करवाएं, इंट्रा कैनिजारो, तो ऑक्सीडाइज कौन सा ग्रुप होगा? नाइट्रो के पैरा वाला, क्योंकि इसको प्लस -M की वजह से यहां पे प्लस चार्ज है। वेरी गुड, समझ गया ना? ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये रिड्यूस हो जाएगा। बोलो, 4 ग्रुप्स हैं, 2 ऑक्सीडाइज होंगे, 2 रिड्यूस होंगे। तो एक तो ये आंसर हो सकता है कि एक रिंग पर एक ऑक्सीडाइज हो जाए और सामने वाला रिड्यूस हो जाए, क्यों बेटा? और यहां पे इधर उल्टा हो जाए। और एक ऐसा भी हो सकता है क्या, हाँ, दोनों ऑक्सीडाइज वाले ग्रुप एक ही रिंग पर आ जाए और दोनों रिड्यूस वाले जो है वो एक ही रिंग पर आ जाए। ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा नहीं? और अगर आपने H+ दिया इसको तो डाइल्यूट H2SO4 दिया या डाइल्यूट HCl दिया तो क्या होगा? हाँ, COOH बन जाएगा। और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा, ठीक है ना? ये क्वेश्चन JEE में पूछा गया, JEE 2003 में एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने ये वाला आंसर दिया था, कंसंट्रेटेड NaOH फॉलोड बाय डाइल्यूट H2SO4, ये आंसर था। अच्छा, उसमें एक एस्टर का आंसर भी था जो बच्चों ने गलती से लगा दिया था। आपको पता है कि डाइल्यूट एसिड की कंडीशन में एस्टर नहीं बनेगा। एस्टरिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल इन बेसिक मीडियम और इन डाइल्यूट एसिडिक मीडियम। इट इज पॉसिबल ओनली इन केस व्हेन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज प्रेजेंट, ठीक है ना? तो केवल एसिड और एल्कोहल की उपस्थिति से एस्टर बन जाए ये जरूरी नहीं है, ठीक है? हाँ, लेकिन H2SO4 बेस्ट है, क्योंकि ना केवल वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का रोल प्ले करता है बल्कि वहां पर वो एसिडिफाइंग एजेंट भी है साथ में। मतलब H2SO4 के मल्टीपल यूज हैं एस्टरिफिकेशन में, तो हम लोग एस्टरिफिकेशन पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा आपको। यहीं पर अब बात चल रही है कैनिजारो की, तो यहीं पर एक और रिएक्शन नोट कर लेते हैं, टिशेंको रिएक्शन। टिशेंको is a kind of Cannizzaro, but aldehydes with alpha H take part. जैसे अगर हमने ले लिया CH3CHO के 2 मॉलिक्यूल ले लें और इसको एल्यूमिनियम इथाऑक्साइड की प्रेजेंस में ट्रीट करें तो एक जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है और 1 मोल एल्कोहल बन जाता है, ठीक है ना? हालांकि ये रिएक्शन मिक्सचर स्टेबल नहीं है और ये H2O निकालकर एस्टर बनाकर तभी ये स्टेबिलाइज होता है। सो इथाइल एसीटेट इज द फाइनल प्रोडक्ट, बट रिएक्शन गोज एज इफ इट इज ए कैनिजारो रिएक्शन, क्यों? सो इट्स अ वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन, इट शोज द कैरेक्टर्स लाइक कैनिजारो, but the aldehyde used is having alpha H. You know, Cannizzaro reactions are shown by those aldehydes which are not having alpha H. So this reaction is taking place in case when the aldehydes are having alpha H, but they are giving the product like Cannizzaro, although the final product is ester and not acid and alcohol. अरे और कुछ नहीं, कोई पूछता नहीं है इसको। टिशेंको एक जापानीज साइंटिस्ट है। अल्फा हेलोजिनेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फा हेलोजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर 2 reactions.
in acidic medium, boys pay attention, acidic medium mono alpha halogenation takes place. That means only one alpha H is replaced by halogen. And no further halogenation takes place in case of acidic medium. But in basic medium, poly alpha halogenation takes place. That means if you start with any aldehyde or ketone having alpha H, then in basic medium all the alpha hydrogens will be replaced by what you call halogens. ठीक है ना? दोनों रिएक्शंस का मैकेनिज्म देखेंगे. ये जो बेसिक मीडियम वाली रिएक्शन, इसी में हैलोफॉर्म रिएक्शन भी आती है. मैकेनिज्म ऑफ फर्स्ट, दैट मींस अल्फा हैलोजिनेशन इन एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम में अल्फा हैलोजिनेशन. अगर हम एसिडिक मीडियम की बात करें, तो पहले फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बन जाएगा ये बन जाएगा एक ऐसा OH+. अब इसमें ये वाला -M की वजह से वाला बॉन्ड इधर जाएगा, तो इससे ये इनोलाइजेशन हो जाएगा. तो ये फास्ट स्टेप है, और इनोलाइजेशन जो है वो स्लो स्टेप. इनोलाइजेशन इज स्लो एंड RDS. ठीक है ना? ये देख रहे हो आप. अब जैसे ही ये आया, जैसे ये इनॉल बन गया, अब X2 इंट्रोड्यूस होता है. तो ये जो एल्कीन है ना, ये एल्कीन ये X2 पर अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की तरह से. जैसे कोई किसी भी X2 पर एल्कीन का एडिशन होता है, ये एक फास्ट स्टेप है. तो एल्कीन का अटैक हो गया, हेलोजन आ गया, यहाँ प्लस चार्ज आ गया. ये मैंने कुछ गलती कर दी ना, आई रोट 1 एक्स्ट्रा कार्बन हियर. ये देख लो. अब कायदे से X- को आना था, लेकिन उसके पहले ही H+ फायर हो जाता है. ठीक है ना? तो H+ के फायर होने से ये बन गया अल्फा हैलोजिनेटेड एल्डिहाइड. बात समझ में आई? इनोलाइजेशन इसका जो स्टेप है वो ही RDS है. क्योंकि हैलोजन एक फास्ट स्टेप में इंट्रोड्यूस होता है, इसलिए हैलोजन का नेचर और हैलोजन का कॉन्सेंट्रेशन रेट को अफेक्ट नहीं करेगा. ठीक है ना? जो H2 में एडिशन में तो मतलब जो कार्बो के टाइम पर नहीं बनता है, एक NCC चलो वैसे ही बना लो. मतलब X- को तो मौका नहीं मिला ना, उसके पहले H+ आ जाएगा. ठीक है? बात समझ में आ गई? क्लियर होगी बात? सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल फॉर Cl2, Br2 और I2. Why? Because halogen is introduced in a fast step, so nature of halogen will not affect the rate of the reaction. ठीक है? And why after monohalogenation reaction is stopped? Because further enolization becomes difficult due to presence of 1X. ठीक है ना? यहां लिख देना इस बात को. Further enolization is difficult. So only monohalogenation. Mechanism of reaction 2. बेसिक मीडियम में कार्बेनायन फॉर्मेशन ही ज्यादा डिफिकल्ट और स्लो प्रोसेस है. एक बार टॉटोमेरिज्म के समय ये बातें हुई भी थी,
एसिडिक मीडियम में इनोलाइजेशन स्लो है और बेसिक मीडियम में कार्बन आयन फॉर्मेशन स्लो है। इनोलाइजेशन फास्ट होता है। तो ये जो है ना इनोलेट, ये जो कार्बन आयन का बनना स्लो है। हालांकि इसके बाद जब इनॉल बनेगा तो फास्ट हो जाएगा, लेकिन ये पहला स्टेप है, स्लो है। फिर बाद में हेलोजन आता है जो फास्ट स्टेप में आता है। फास्ट स्टेप में क्या होगा, हेलोजन पर अटैक हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, अल्फा हेलो एल्डिहाइड। अब अगर बेसिक मीडियम लिया जाए तो अभी और आसानी से बन जाएगा, क्योंकि अब ये मोर एसिडिक H है। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ X द C माइनस बीइंग प्रोड्यूस्ड विल बी मोर स्टेबल। तो इस बार ज्यादा स्टेबल बनेगा। क्यों, दिस एनायन इज मोर स्टेबल। अब और अगर अब इस पर X2 का अटैक कराओगे तो और फास्ट अटैक हो जाएगा। तो ये पॉलीहेलोजिनेशन। इसमें भी वही है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल फॉर Cl2, Br2 and I2 because halogen is introduced in a fast step and carbon ion formation is the rate determining step। ठीक है ना। तो ये जो बेसिक मीडियम वाली रिएक्शन है इसी से बना है हेलोफॉर्म रिएक्शन। मैंने आपको एक बार पीओसी में आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ाया था। अल्फा हेलोजिनेशन is faster than aldol, which is faster than Cannizzaro। आप समझ रहे हो ना। एग्जाम्पल देख लो। मान लो आपने ले लिया यहां पर CH3, CH2, CO, CH3, COCMe3 ले लेते हैं, इधर की ओर नहीं है। और बताओ Cl2OH माइनस किया तो क्या होगा, दोनों Cl बन जाएंगे यहां पे। ठीक है ना। ये रिएक्शन एल्डोल भी कर सकता था बेसिक मीडियम में, लेकिन पहले हेलोफॉर्म रिएक्शन, पहले हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है ना। हेलोफॉर्म रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत। एक बार पीओसी में इसका थोड़ा सा जिक्र हुआ था। अगर मान लें कि किसी कंपाउंड के पास CH3COR है या CH3CHOHR है, R कुछ भी हो सकता है। R केवल क्या नहीं हो सकता, ROH नहीं हो सकता, NH2 नहीं हो सकता, X नहीं हो सकता, OCOR नहीं हो सकता और OR नहीं हो सकता। यानी कि देखो, अगर OH रखते तो एसिड बन जाता, एमाइड, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर। यानी हमारा कंपाउंड एसिड या एसिड का डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। ऐसे कंपाउंड में अगर आपने X2 प्लस NaOH से रिएक्शन करवा दी, इसको ऐसे भी लिखते हैं X2 प्लस KOH, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं X2 प्लस OH माइनस, या इसको ऐसे भी लिखते हैं XONA, सोडियम हाइपोहैलाइट। ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं XO माइनस, हाइपोहैलाइट आयन इसको बोलते हैं। हाइपो तो आप समझते हो ना, एक दिन समझाऊंगा। तो ऐसे इनमें से कोई भी रिएजेंट लिखा हो, सबका एक ही मतलब होता है। और ये जो CH3 है ना, ये वाला कार्बन अलग हटके एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है हेलोफॉर्म। दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज हेलोफॉर्म इन जनरल। और दूसरा हिस्सा भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा हिस्सा एसिड का सोडियम सॉल्ट बनवाता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो हेलोफॉर्म बना है ना, ये हेलोफॉर्म अगर क्लोरीन हो तो नाम होता है क्लोरोफॉर्म। ये एक कलरलेस लिक्विड है। ठीक है ना। अगर ये ब्रोमो है तो ये इसका नाम होगा ब्रोमोफॉर्म। ये एक येलो लिक्विड है, पहले भी ये लिस्ट दे चुका हूं मैं आपको। अगर ये आई होगा तो इसका नाम होगा
आइडोफॉर्म और ये एक येलो सॉलिड। तो ये जो है ना, ये आइडोफॉर्म वाला, ये लैब टेस्ट में इस्तेमाल करते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं इसको। पहले इस रिएक्शन की मैकेनिज्म सीखेंगे, फिर आइडोफॉर्म टेस्ट भी लिखेंगे, है ना। मैकेनिज्म ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शन। अगर CH3CO ग्रुप ले लें तो आपको तो पता है कि पहले ये जो बेस है, क्यों बेटा, अगर एक H अलग निकाल दूं तो ये बेस पहले अल्फा H को निकाल लेता है। बेसिक मीडियम में यही रिएक्शन तो जो है वो स्लो और RDS है ना, कार्बन आयन फॉर्मेशन। ये निकल गया साहब। अब जरा मेरी बात सुनो, अगर इस कंपाउंड में OH होता तो वहां वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता, तो बेस उसको निकाल कर ले जाता। यानी आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए या हेलोफॉर्म टेस्ट के लिए जरूरी है, हेलोफॉर्म टेस्ट के लिए ये जरूरी है कि हमारे पास अल्फा S से ज्यादा बेहतर एसिडिक H नहीं होना चाहिए। यानी कंपाउंड में OH और NH2 हुआ तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। तो क्या हो गया बताओ, अब ये यहां पर X2 आ गया, इसने अटैक कर दिया, क्यों, तो ये क्या बन गया, X ऐसे बन गया। अगर यही प्रोसेस 2 बार कर दें तो X2 और OH माइनस, क्यों, X2 और OH माइनस, तो तीनों अल्फा H हटके बारी बारी से, और ये CH3 बन जाएगा। लेकिन रिएक्शन यहां पर भी नहीं रुकेगी, बोलो। अब ये OH माइनस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक कर लेगा, तो कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो, ये बन गया OH, ये बन गया O माइनस और ये R है। अब ये O माइनस C डबल बॉन्ड बनाने के लिए वापस आएगा, तो या तो R माइनस निकले या CH3 माइनस निकले, क्यों, कार्बन आयन निकलने के बाद ये कार्बन आयन बनाएगा, एंड कार्बन आयंस आर नॉट गुड लिविंग ग्रुप्स, बट इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर विद R माइनस एंड CH3 माइनस, देन दिस इज बेटर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 3 हैलोजन एटम्स, यू अंडरस्टैंड। लेकिन ध्यान रहे कि R जो है वो इससे बेहतर लिविंग ग्रुप ना हो जाए कहीं। अगर यहाँ X होगा, OR होगा, OCOR होगा तो ये निकल जाएगा, तो लास्ट स्टेप पूरा नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए R की जगह ये सब नहीं लिया जा सकता। बात समझ में आ गई। R की जगह OH नहीं ले सकते, NH2 नहीं ले सकते, X नहीं ले सकते, OCOR OR नहीं ले सकते। अगर OH NH2 लिया तो ज्यादा बेहतर एसिडिक H होगा, तो पहला स्टेप संभव नहीं होगा। और अगर आपने X और OCOR और OR लिया तो फिर ये आखिरी स्टेप में ये निकल जाएगा और ये संभव नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब क्या बन गया बताओ, ये बन गया CH3 माइनस और ये बन गया RCOOH, ठीक है ना। अब अगर आपने H प्लस दे दिया तो ठीक है, वरना ये H प्लस ट्रांसफर हो जाएगा। एसिड के पास अगर H प्लस है और बेस को अगर चाहिए तो ये बेस ले लेगा। तो इस तरह से हेलोफॉर्म बन जाता है। तो हमें 2 बातों का ध्यान रखना है, क्या, एक तो ये कि हमारे स्टार्टिंग मटेरियल में कोई ज्यादा बेहतर एसिडिक H नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये कि बेटर लिविंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अगर रिएक्शन एल्कोहल से शुरू करवाएंगे तो पहले स्टेप में वो ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बन जाएगा, फिर आगे रिएक्शन हो जाएगी। तो हमारा जो रिएजेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और हेलोजिनेशन भी करवाता है, और उसके बाद में उसको लीव भी करवाता है, ठीक है, हेलोफॉर्म भी बनाता है। चलो बताओ भाई, मैं ऐसे करूंगा, आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में जरा सा बता देता हूं। एक बार पहले भी बात हो चुकी है। अगर CH3COR ले लें या CH3CHOH और R ले लें, ये मैंने बता दिया कि R क्या नहीं हो सकता, और I2 और OH माइनस के साथ रिएक्शन करवाएं तो CHI3 बनता है। ये एक येलो सॉलिड है और साथ में बनता है RCOO माइनस। तो अगर कोई अननोन येलो प्रेसिपिटेट मिला है तो आइडोफॉर्म होगा। अगर एल्कोहल है तो इस H का होना जरूरी है, दिस H इज नेसेसरी। ठीक है ना, विच कंपाउंड विल गिव
पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। बताओ, मैं यहां लिखता जा रहा हूं, आपको क्या ढूंढना है बोलो? आपको ये ढूंढना है, ये ग्रुप होना चाहिए, क्यों? और साथ में आर की जगह क्या नहीं हो सकता वो भी देखते रहना। हाँ चलो बताओ, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्लस माइनस लिखना, ये नेगेटिव क्यों, ये पॉजिटिव, एसीटोन पॉजिटिव क्यों, ब्यूटेनोन ये पॉजिटिव है, पेंटेन 3 ओन नेगेटिव, और पेंटेन 2 ओन। तो ये डिस्टिंग्विश करने के लिए बड़ी अच्छी टेक्निक है ये, पेंटेन, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पेंटेन 2 ओन एंड पेंटेन 3 ओन। आपको क्या ढूंढना है? CH3CO ग्रुप होना चाहिए, देख लो CH3CO ग्रुप जिसके पास होगा वो पॉजिटिव, ठीक है ना? इसको देख लो, CH3COPH एसिटोफिनोन है, पॉजिटिव क्यों, CH3COOH नेगेटिव, CH3COCl नेगेटिव, CH3COOET नेगेटिव। एल्कोहल्स में आ जाओ, CH3OH नहीं करेगा, क्यों? इथेनॉल ये हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल नेगेटिव, प्रोपेन 2 ऑल क्यों, ये हो जाएगा पॉजिटिव। इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी आता है, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? चलो, CH2CO CH3 ये कर देगा भाई, इसको बोलो, नहीं करेगा क्यों, क्योंकि ये H नहीं है, ठीक है ना, H इज एब्सेंट, ठीक है। सारे POC के टेस्ट में आयोडोफॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट, 5 बॉन्ड बनने हैं वो, ये मैंने गलती कर दी, यहाँ OH लिख दो। अब करेगा क्या? अभी भी नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर जो H है वो नहीं है, जैसे 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, ठीक है, कर दोगे अभी?